कमल परदेसी जी और सभी अधिकारीगण उपस्थित हैं। आज के पत्रकार वार्ता में सभी हमारे पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि इधर से आगे 4 मई से हम लोगों ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के सभी जिले, अब रायगढ़ जिले के सभी विधानसभा कंप्लीट कर लिए हैं। गौरेला पेंडा मरवाही भी हो गया है। तो इस प्रकार से 14, 12, 26, 27 और 4, 21, 32 सीटें हमने कंप्लीट कर ली। 1/3 से अधिक विधानसभा हमने पूरा किया है। सभी जगह सभी विधानसभा में जाके रात्रि विश्राम करना, वहाँ के सामाजिक संगठन से भेंट मुलाकात करना, विकास कार्य, और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता से मिलकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है, सामाजिक संगठनों के लिए, जितने भी हम लोगों ने कार्यक्रम ये जो संचालित कर रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमने देखा। और जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, नहीं बन रहा है, आंगनबाड़ी संचालित हो रहा है कि नहीं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इस सब का निरीक्षण भी इस दौरान हम लोगों ने किया। इस प्रकार से जितने भी, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे हाफ बिजली बिल योजना हो, 8,003 की योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना हो, और इसका सबका बहुत अच्छा फीडबैक मिला। साथ ही जो सार्वभौम पीडीएस सिस्टम है वो भी हम लोगों ने लागू किया है, सभी को राशन मिला। इस प्रकार से जानकारी भी लेते रहें। अभी खरसिया और खाल के बीच में मान नदी में जो पुल है उसका भी निर्माण की स्वीकृति मैंने दी है। खरसिया, छाल और छाल से धर्मजयगढ़, छाल से घरघोड़ा रोड निर्माण भी जल्दी शुरू होगा। रायगढ़ जिले में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, और ये सड़कें खासकर जो जितने भी कोयला खदान हैं, और कोयला खदान के कारण से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो गुजरती है उसके कारण से सड़कें जल्दी टूट जाती है। तब हम लोग विचार कर रहे हैं कि जब खदान स्वीकृत होता है, चाहे वो ACCL का हो, चाहे वो प्राइवेट हो, उसमें उसी समय जब खदान स्वीकृत हो उसी समय पुल, पुलिया, सड़क के लिए भी राशि उनसे लिया जाए, क्योंकि सड़कें टूटती उन्हीं के कारण बहुत 40-40 टन के ट्रकें गुजरती है और सड़कें टूटती है। तो इसके लिए हम लोग अब विचार कर रहे हैं। तो भारत सरकार को, क्योंकि ये अलॉटमेंट भारत सरकार करती है, तो उसमें ये कंडीशन भी होना चाहिए सड़कों का, क्योंकि वो सड़क खराब होने के कारण से आम जनता को भी बहुत परेशानी होती है। और ये शिकायत हमारे रायगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा है, कोरबा ज़िले में है। तो इस प्रकार से जैसे दूसरे देशों में जब खदानें स्वीकृत होती है तो जो खदान, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे निजी हो, उनके द्वारा सड़क निर्माण के लिए, पुल पुलिया निर्माण के लिए, विकास कार्यों के लिए राशि ली जाती है। तो ये काम नहीं होता। इससे जो CSR मद है उससे 2-4 करोड़ रुपया यदि मिल जाए तो फिर कुछ सड़कों के संधारण तो होगा नहीं। सड़क निर्माण करना भारत सरकार, या तो NH है तो भारत सरकार करती है, और जो स्टेट हाईवे है फिर राज्य सरकार करती है, तो सारा भार फिर राज्य सरकार पर आ जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने विचार कर रहे हैं कि इसके लिए भी भारत सरकार को पत्राचार किया जाए। दूसरा, बिजली की कनेक्शन करने के लिए हमारे विधायक जी KV के सभी स्टेशन की स्वीकृति पिछले समय हमने बजट सत्र में किया था। तो ज़मीन, क्योंकि फॉरेस्ट की ज़मीन है, अब वो दूर कर लिया गया है, तो मैं समझता हूँ जल्दी वो काम शुरू होगा। उसी प्रकार से सिसरिंगा में 32 KV के नए सभी स्टेशन की स्थापना, कापू को उप तहसील है उसे पूर्ण तहसील बनाने का, ओंगना से भंडारी पहुंच मार्ग डामरीकरण, और सिविल अस्पताल धर्मजयगढ़ का उन्नयन किया जाएगा। और साथ ही स्त्री रोग विशेषज्ञ और गायनोकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग भी की जाएगी। और धर्मजयगढ़ में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भी खोला जाएगा।
घरघोड़ा के विकास के लिए कोई राशि की कमी नहीं देने हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा का उन्नयन किया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदस्थापना की जाएगी। वहीं ग्राम नवापारा टेंडा में बस्तित केवी के नए सब स्टेशन खोले जाएंगे। घरघोड़ा में चूँकि खासकर आदिवासी क्षेत्रों में अब चाहे वो किसी कार्य कर रहे हों, चाहे लघु उपज संग्रहण कर रहे हों, सबके दाम अच्छे मिल रहे हैं और इस कारण से आम किसान हैं, आदिवासी हैं, उसके जेब में पैसा पहुंच रहा है। तो लगातार आदिवासी अंचलों में बैंक की मांग हो रही है। तो घरघोड़ा में भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी, जिससे आम लोगों को सुविधा होगी। और कुशलदा गुलेकेरा बटुरा कचार के सड़क भी बनाया जाएगा। पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ किया जाएगा। उसी प्रकार से अमलीटी में स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य के उन्नयन और सर समाज के लिए घरघोड़ा में मंगल भवन का निर्माण किया जाएगा। तो बहुत सारे निर्माण कार्य की स्वीकृति भी हमने दी है। विधायक जी की सक्रियता हमेशा इस क्षेत्र में बनी हुई है और विकास कार्य भी और जनहित के कार्य भी लगातार और 2 पुल के लिए भी याद दिला रहे हैं हमारे लालजी भाई। तो समनिया और पानी के हमारे अनुसूचित जनजाति के मात्रात्मक त्रुटि के कारण से 12 से अधिक जातियों के जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण से जाति नहीं बन पा रहा था। जैसे सौरा है, गोंड और गोंड का है, सौरा में सांवरा इस प्रकार से अंतर आ जाता था। धनगढ़, धांगड़, किसान, नगीसिया, उसी प्रकार से बहुत सारे जो जनजाति के मात्रात्मक त्रुटि कारण से ये हमारे आदिवासी भाइयों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था, जिससे पढ़ाई में, रोजगार में बहुत सारी समस्या या शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब वो दूर हुआ। लगातार भारत सरकार से हमने पत्राचार भी किया, नीति आयोग की बैठकों में इस बात का उठाया, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में भी इस मामले को उठाया था। उसका सुखद परिणाम ये है, कल भारत सरकार ने इसे जारी किए। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी पहल को उन्होंने स्वीकार किया। हमारे अधिकारियों की भी बधाई और मंत्री जी की भी बधाई। हमारे विधायक जी, हमारे जितने विधायक हैं वो लोग भी लगातार इस बात को, चाहे सरगुजा हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे कोरबा या बस्तर के हमारे विधायक, चाहे सरायपाली बसना इस तरफ के हों, सभी विधायकों ने इस बात को बड़ा जोर दिया था। उमेश भी लगातार सौरा जनजाति को लेकर वो आते रहे। तो इस प्रकार से हमारे विधायकों की सक्रियता रही है और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता रही है, समाज के लोगों की सक्रियता रही है और अधिकारियों की मेहनत से ये सुखद परिणाम आया। तो मैं सबको बधाई देता हूँ। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? छत्तीसगढ़ में लगभग 300 हाथी देखे जा रहे हैं और 2001 से आज दिनांक तक 155 लोगों का धर्मजगर में मृत्यु हुआ है और 54 हाथियों की अलग अलग कारणों से डेथ हुआ है। एक स्टेटमेंट आपका भी आया था सर, ये कि धर्मजगर क्षेत्र में, लेमरूप क्षेत्र में 4 खनन है, उसकी अनुमति नहीं मिलेगी। एक है कर्नाटक का और दूसरा है ACCL सर। इसमें लगभग 3000 एकड़ जंगल काटे जाएंगे और हाथियों की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि धर्मजगर में हमेशा देखा जाता है कि हर दिन लगभग 70 हाथी देखे जाते हैं। तो इसकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। चूँकि 3000 एकड़ जंगल काटे जाएंगे, अगर जंगल काटे जाते हैं तो हाथियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस पर क्या? देखिए, एक ही है, एक तो सन 2000 के बाद से छत्तीसगढ़ में हाथियों का आगमन हुआ और अभी हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने हाथी पहले थे उसके बाद से संख्या बढ़ी है और ये उड़ीसा से, झारखंड से हाथियों का आगमन लगातार, उससे आमद बनी हुई है और हम लोगों ने इस दिशा में काम किया। अब तो केवल ये सरगुजा या बिलासपुर संभाग को छोड़ के अब रायपुर और दुर्ग और बस्तर संभाग में भी वो पूरा परिक्रमा, अभी बालोद में भी आपको हाथियों को उत्पात दिखाई दे रहा है। मतलब ये वहाँ तक पहुँच गए हैं और वहाँ से महाराष्ट्र सीमा तक पहुँचे। हाथियों के लिए जो हाथी मानव जो द्वंद है उसको रोकने के लिए विभाग के द्वारा बहुत सारे, चाहे वो जन जागरण अभियान हो, ट्रेकिंग करना हो, सूचना देना, उस माध्यम से भी किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि हाथियों के लिए जहाँ
बादलखोल, तैमूर, पिंगला और उसके बाद अभी लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर हमने बनाया जो 1995 वर्ग किलोमीटर का है, उसे भी हम लोगों ने बनाया है। अब मुख्य रूप से बात यह है कि हाथी गांव की तरफ आता क्यों है। उसका मुख्य कारण है कि गर्मियों के दिन में उसको पानी नहीं मिलता, महुआ या कटहल का सीजन है तो उस कारण से भी गांव में घरों तक पहुंचते हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में जंगलों में ही पानी और उसके भोजन की व्यवस्था हो जाए तो फिर गांव की तरफ आना उसका कम होगा। और इस दिशा में जो नरवा प्रोजेक्ट हमारा बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है। बहुत सारे जंगल में बादलखोल में जिस प्रकार से नरवा का कार्यक्रम हमने लिया, अचानक मार में नरवा का कार्यक्रम लिया, तो उसके कारण से हाथी वहाँ से बाहर निकल नहीं रहे और उसके कारण से हाथी मानव द्वंद्व में कमी आई है। अभी भी मैं अधिकारियों की समीक्षा किया तो पिछले साल की अपेक्षा मानव हाथी द्वंद्व में लोगों की मृत्यु कम हुई है, धन की हानि हुई है। लेकिन अब इसके लिए भी यहाँ भी मैंने निर्देश दिया कि जितने नरवा है उसमें पानी रोकने की व्यवस्था हो, तो कई जानवर जो हाथी है या जंगली जानवर है वो गांव की तरफ ना आए। और उसी के साथ साथ हाथियों के जिस प्रकार से बांस है, बरगद है और दूसरे जो केला है, इस प्रकार के फल और पेड़ उसको उसकी पत्तियां पसंद है, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हम करें ताकि उसे बचा जा सके। भगाना एक उसकी समस्या का समाधान नहीं है। यदि चारा पानी उसकी व्यवस्था कर दें तो हाथी मानव द्वंद्व कम से कम होगा, ये हमारी कोशिश। सर बिजली के लिए हसदेव अभयारण्य के जंगलों को, समृद्ध जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। वहीं हमारे धर्मजयगढ़ के ग्रामीणों जंगल को उजाड़े बिना अपना गांव, अपना पानी, अपना बिजली बना रहे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली का आवश्यकता तो मानव सभ्यता की आवश्यकता है। बहुत सारे अब विश्व स्तर पे बात चली कि हम थर्मल पावर उपयोग कम करें और इससे चाहे हाइडल हो, चाहे विंड का हो या सोलर हो, इसके बिजली का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस दिशा में पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। लेकिन अभी जैसे आपने देखा कि गैस से भी बिजली बना रहे थे और न्यूक्लियर से भी बिजली बनाते हैं, तो यूरोप जैसे देशों में ज़्यादा से ज़्यादा गैस का उपयोग हो रहे थे, थर्मल का उपयोग कम कर रहे थे। लेकिन जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, गैस सप्लाई कम हो गया, तो फिर थर्मल पे फिर लौट रहे हैं। और उसके कारण से हो क्या रहा है कि कोयले का मांग अचानक बढ़ी है पूरी दुनिया में। भारत में जो भारत सरकार की जो कोयला नीति है वो गलत होने के कारण से आज स्थिति ये है कि सारे करीब 1000 से अधिक ट्रेनें निरस्त कर दिया गया है। ये जब से ट्रेन शुरू हुआ है सरकार के द्वारा पहली बार निरस्त किया गया है। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। संधारण के लिए यदि बंद किया जाए तो एक अलग मुद्दा है, साल में 1-2 दिन किसी ट्रैक में बंद कर दे रिपेयरिंग के लिए, संधारण के लिए तो समझ आता है। लेकिन अब तो ये है कि छत्तीसगढ़ में भी पता चलता है कि इस महीने 34 ट्रेन बंद हो गया, अगले महीने 23 ट्रेन बंद हो गया, फिर और ट्रेनें बंद हो गई। लगातार सूचना आ रही है जिससे आम जनता को भी तकलीफ हो रही है। कोयला की आपूर्ति ठीक से नहीं करने के कारण से अब विदेशी कोयला को लाया जा रहा है, खासकर ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देशों से, अफ्रीका देशों से, चीन से कोयला मंगाने की बात हो रही है। और उसके कारण से हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ कोयला 3000-4000 रुपये प्रति टन में उपलब्ध हो रहा है, विदेशी कोयला है 15 से 18,000 रुपये टन। और उसके कारण से हो रहा है कि बिजली का उत्पादन जो कास्ट है, फ्यूल चार्ज है, वो बढ़ गया, तो बिजली की बिल भी बढ़ना है। तो ये भारत सरकार के गलत नीतियों के कारण से ये हुआ है। और जब तक कि हमको बिजली चाहिए तो या तो हम सोलर एनर्जी से उपयोग करें, विंड से करें, हाइडल से करें। पिछले दिनों अभी नीति आयोग की बैठक हुई थी तो मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया था, हमारे यहाँ 44% जंगल है छत्तीसगढ़ में। जंगल में सभी हमारे जो भूभाग है उसमें पेड़ नहीं है, छोटे बड़े झाड़ के जंगल हैं, बिगड़े वन भी हैं, कई जगह चट्टान है, मुरम है। तो ऐसे जगहों में जहाँ कोई पेड़ नहीं है उन जगहों में हमको सोलर लगाने की अनुमति दे दी जाए ताकि उससे गांव में बिजली पहुंचाने में हमें आसानी होगी। खासकर जो वनाच्छादित जो क्षेत्र है वहीं बिजली पहुंचाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुष्कर है। यदि घर के लिए पहुंचा दिए हैं तो सिंचाई के लिए नहीं हो पाता, दूसरे
उद्योग, छोटे मोटे जो उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उसकी बिजली संचालित करने के लिए हमको बिजली का आवश्यकता है, मशीन संचालित करने के लिए। तो हमारी कोशिश, हमने मांग यही किया है कि जो बिगड़े वन है उसमें हमको सोलर पैनल लगाने की अनुमति मिल जाए तो वहाँ बिजली का आपूर्ति की जा सकती है। और दूसरा एक और भी कुछ विदेशी तकनीकी के लोग आए थे, वो लोग चर्चा ही कर रहे थे कि सोलर लाइट से, क्योंकि सोलर में ये दिक्कत है, यदि बदली आ जाए तब बिजली नहीं मिलेगी, रात हो जाए तब बिजली नहीं मिलना है। तो जैसे हमारे पास कोई बांध है, उसके ऊपर में छोटा सा बांध और बना दिया जाए और सोलर लाइट से हम उसको लिफ्ट कर दें और उस पानी को हाइडल के माध्यम से उसकी स्टोरेज एक सप्ताह के लिए हो जाए और हाइडल से वो हाइडल बिजली हम उत्पादन करें ताकि 24 घंटे हमको बिजली मिल सके। इस प्रकार से भी टेक्नोलॉजी के बारे में भी चर्चा हो रही है, हम लोग उस दिशा में भी काम करेंगे। तो आज बिना कोयला के कम से कम हमारे यहाँ बिजली उत्पादन करना मुश्किल है, क्योंकि विंड हमारे यहाँ है ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेन पार्ट में या फिर आकाश नगर दंतेवाड़ा में इसका उपयोग कर सकते हैं। हाइडल प्रोजेक्ट में कुछ छोटे छोटे यूनिट लगे हुए हैं और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके में सोलर से जरूर किया जा सकता है। हमारे पास ज़मीन है और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि देश में सबसे ज़्यादा सोलर पावर पंप हमारे छत्तीसगढ़ में बना, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। थैंक यू। और कोई सवाल? एक वीसी भी है मेरा, यदि कम सवाल हो तो मैं वीसी अटेंड करना शुरू हो चुका है। सर नमस्कार जी। आपके सर जितने भी भेंट मुलाकात थे उसमें तो रहे सर, एक सवाल मेरा रह गया था जी। रायगढ़ के कोड़ा तरह में सर एयर स्ट्रिप ट्रायल फेज पे चल गया था, लेकिन अब वहाँ पे ना एयर स्ट्रिप रहा और ना ही जो जमीन अधिग्रहण के लिए जो धारा लगाई गई थी ना वापस लिया गया सर। तो किसानों के लिए सर एक मुसीबत बन गया है, वो अपने उपयोग के लिए भी जमीन बेच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इसको परीक्षण करा लेते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़, रायगढ़ के बगल में झारसुगुड़ा में एयर हवाई अड्डा बन चुका है और वो संचालित हो रहा है। तो ये क्या यहाँ यदि बिलासपुर भी बन चुका है, तो यहाँ बनाना पता नहीं कितने यहाँ हवाई जहाज़ आ पाएगी नहीं आ पाएगी, और वो आर्थिक रूप से ठीक होगा नहीं होगा ये भी परीक्षण करना होगा। और यदि नहीं हो तो उसको पूरा परीक्षण कर लेते हैं, तभी क्षेत्रों में उसका अध्ययन करके ही आगे निर्णय लेंगे। ठीक है।